सोचिए कि एक साधारण 4G कीपैड फोन से लाखों का बिजनेस लोन लिया जा रहा है। और वो भी बिना कुछ गिरवी रखे। हाँ, सुनने में तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे हम 2050 की बात कर रहे हो। बिल्कुल। लेकिन हमारे पास जो बैंकिंग रिपोर्ट्स का स्टैक है ना, वो बता रहा है कि 5 नए समझौतों ने इसे आज ही सच कर दिया है। तो आज की इस विस्तृत चर्चा में हमारा मिशन इन्हीं समझौतों को डिकोड करना है। और ये समझना है कि कैसे ये हमारी पूरी अर्थव्यवस्था को बहुत ही बुनियादी स्तर पर बदल रहे हैं। सही कहा। मतलब मैं इसे ऐसे देखता हूँ कि ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी पुराने फ़ोन में अचानक कोई नया स्मार्ट सॉफ्टवेयर अपडेट आ जाए और फिर सब कुछ एकदम तेज़ और कनेक्टेड हो जाए। बिल्कुल सटीक उपमा है ये। मैं इसे ऐसे समझाती हूँ कि हार्डवेयर तो वही पुराना है, लेकिन जो सिस्टम के काम करने का तरीका है ना, वो जमीनी स्तर से लेकर सीधे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक पूरी तरह बदल रहा है। तो अगर इस अपडेट को डिकोड करें, तो शुरुआत रिलायंस, जियो और बैंक ऑफ बड़ौदा के समझौते से होती है, जहां जियो फोन प्रीमा 4G पर बॉब वर्ल्ड लाइट ऐप चलेगा। हाँ, और इसके साथ ही जो पैसालो डिजिटल है, वो अब इंडियन ओवरसीज बैंक यानी आईओबी के बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट के तौर पर काम करेगा। राइट। पर मुझे एक बात खटकती है इसमें। हाँ। एक साधारण कीपैड फोन में तो बहुत लिमिटेड रैम होती है ना, तो वहां कोई हैवी बैंकिंग ऐप सुचारू रूप से कैसे चलेगा? असल में यही तो इस लाइट वर्जन के पीछे की असली तकनीक है। इसे खास तौर पर कम मेमोरी के लिए ही डिजाइन किया गया है। अच्छा, मतलब कम डेटा और कम स्पेस में काम चल जाएगा। एग्जैक्टली ताकि बिना किसी महंगे स्मार्टफोन के भी लोग बेसिक बैंकिंग कर सकें। और पैसालो डिजिटल की जहां तक बात है, वो सिर्फ एक पुल नहीं है। तो वो असल में क्या कर रहे हैं? जहां लोग आज भी बैंक की किसी बड़ी इमारत में जाने से झिझकते हैं। हाँ, वो जो एक डर होता है ना कि फॉर्म कैसे भरेंगे, बाबू क्या बोलेगा, मतलब हम बैंकिंग को सीधे लोगों के दरवाजे तक ले जा रहे हैं। बिल्कुल। और इसका बहुत बड़ा असर होने वाला है। भले ही बड़े शहरों में रहने वालों को लगे कि इसका उन पर क्या असर होगा, लेकिन जरा सोचिए, जब ये लाखों नए लोग डिजिटल सिस्टम में आएंगे, तो वे खरीदारी भी तो करेंगे। हाँ, डिमांड तो अचानक से बढ़ेगी ही। यहीं से मेरे दिमाग में अगला सवाल आता है। इन छोटे दुकानदारों का जो मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो इस नई डिजिटल भीड़ को कैसे संभालेगा? ठीक इसी गैप को भरने के लिए कर्नाटक बैंक और पाइन लैब्स के बीच वो समझौता हुआ है। अच्छा, पाइन लैब्स वाले, जो POS मशीनें लगाते हैं दुकानों पर। हाँ, वही। उनके एडवांस पॉस सिस्टम्स अब छोटे दुकानदारों तक पहुंचेंगे। लेकिन अगर आप सबसे बड़े गेम चेंजर की बात करें, तो वो है पंजाब नेशनल बैंक का जेम पोर्टल के साथ जुड़ना। PNB और जेम पोर्टल, इसमें क्या खास है? इसमें वे विक्रेताओं को बिना गारंटी यानी कोलैटरल फ्री लोन दे रहे हैं। रुको, बिना गारंटी के लोन? बैंक तो हमेशा रिस्क से बहुत बचते हैं ना। और ये जेम पोर्टल असल में काम कैसे करता है, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। देखो, जेम एक सरकारी ई मार्केट प्लेस है। वहाँ छोटे विक्रेता सीधे सरकारी विभागों को अपना सामान बेचते हैं। अब पीएनबी क्या कर रहा है, वो किसी संपत्ति को गिरवी रखने के बजाय उसी विक्रेता के जेम पोर्टल पर जो पुराने बिजनेस रिकॉर्ड्स है ना, उन्हें देख रहा है। अच्छा, मतलब उनकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को ही? हाँ, उसी को उनका क्रेडिट स्कोर मान लिया गया है। अरे वाह, ये तो बहुत ही स्मार्ट है। मतलब उनका डिजिटल फुटप्रिंट ही उनकी गारंटी बन गया। बिल्कुल। इससे उन्हें तुरंत वर्किंग कैपिटल मिलेगी और वे बिना किसी डर के अपना बिजनेस बढ़ा सकेंगे। सही बात है। अगली बार जब हम शहर के बाहर किसी छोटे ढाबे पर डिजिटल पेमेंट करेंगे, तो इन्हीं बैकएंड समझौतों की वजह से वो ट्रांजैक्शन बिना अटके पूरा होगा। सटीक बात कही आपने। अब बुनियादी ढांचे से एक कदम आगे बढ़कर हम उस समझौते को देखते हैं जो असल में हमारा भविष्य तय कर रहा है। आप रेजर पे और ओपनएआई वाले समझौते की बात कर रही हैं? हाँ, रेजर पे और ओपनएआई के बीच एआई एप्स में निर्बाध यानी एकदम सीमलेस पेमेंट इंटीग्रेशन की पार्टनरशिप। ईमानदारी से कहूं तो ये चीज मुझे थोड़ा डराता है। मतलब अभी तक हम एआई से सिर्फ ट्रिप प्लान करवाते थे या ईमेल लिखवाते थे। वो तो है। अगर एआई मेरे लिए ट्रिप प्लान करने के साथ साथ खुद ही पेमेंट भी प्रोसेस कर रहा है, तो क्या ये सुरक्षित है? मतलब कहीं एआई गलती से मेरे खाते से फालतू पैसे ना काट ले। रेजर पे इसे सुरक्षित कैसे बना रहा है? हाँ, आपका ये डर बहुत स्वाभाविक है, लेकिन इसके पीछे का जो मैकेनिज्म है वो काफी उन्नत है। इसमें होता ये है कि यूजर को पेमेंट के लिए ऐप से बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मतलब उसी चैट विंडो में सब हो जाएगा? हाँ, क्योंकि इसमें बैकग्राउंड एपीआई कॉल्स और टोकनाइजेशन का इस्तेमाल होता है। यानी जो एआई है वो आपके कार्ड की असली जानकारी कभी नहीं पढ़ता। ओह अच्छा। वो बस एक सुरक्षित टोकन जनरेट करता है।
यूजर को बस अपनी कमांड देनी होती है और जो अंतिम ऑथेंटिकेशन है वो खुद करना होता है। अच्छा, तो एआई के पास मेरे असली कार्ड की डिटेल्स कभी जाती ही नहीं है। बिल्कुल नहीं। वो सिर्फ उस टोकन के जरिए बैकग्राउंड में रेजर पे से बात करता है। यार ये तो वाकई भविष्य की ओर एक बहुत बड़ा कदम है ना, जहां बैंकिंग कोई अलग से करने वाला काम नहीं रहेगा। सही कहा, यह हमारी रोजमर्रा की डिजिटल बातचीत का एक अदृश्य हिस्सा बन जाएगा, पता भी नहीं चलेगा और काम हो जाएगा। और अगर हम इन सभी पांचों समझौतों को एक साथ जोड़कर देखें तो समझ आता है कि बैंकिंग अब किसी खास जगह या इमारत में जाने का नाम नहीं रहा। ये एक ऐसा डिजिटल अनुभव बन चुका है जो हर पल हमारे आसपास मौजूद है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो आज की इस गहन चर्चा को हम एक बहुत ही दिलचस्प विचार के साथ खत्म करते हैं। जी बताइए। सोचिए, अगर एआई इतने सुरक्षित तरीके से बैकग्राउंड में पेमेंट प्रोसेस कर रहा है और एक साधारण 4G कीपैड फोन या पड़ोस की छोटी सी दुकान ही पूरी तरह से बैंक का काम कर रही है, हाँ। तो 2030 तक ईंट और पत्थर से बनी उन पुरानी फिजिकल बैंक ब्रांचेस की असल में क्या जरूरत रह जाएगी? क्या हम तेजी से एक ऐसी दुनिया की ओर बढ़ रहे हैं जहां बैंक तो होंगे लेकिन उनकी कोई इमारत नहीं होगी? इस बारे में जरूर सोचिए।